अचानक से चाइना ने भारत की तारीफ क्यों की है, और वो भी भारत के जीडीपी की तारीफ। जानेंगे अचानक से मन क्यों बदल रहा है चाइना का। तो वहीं दूसरी तरफ जापान साउथ कोरिया ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद अमेरिका भी हड़बड़ाया और अमेरिका ने भी यहाँ पर मुलाकात के दौर शुरू कर दिए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने एक ट्वीट किया है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरीके के ट्वीट जो होते हैं ये ज़्यादातर दोस्ती दिखलाने के लिए होते हैं कि भैया हम तुम्हारे बहुत बढ़िया वाले दोस्त हैं। अब अचानक से चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके करने के पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप की वजह से यहाँ पर ये सीन देखने को मिल रहा है और अमेरिका के दो दोस्त ये चाइना से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के दो दोस्तों जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ 5 साल में पहली बार आर्थिक वार्ता की है। इस बैठक में तीनों देशों ने क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमति जताई है। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध शुरू करने के बाद हुई है। इसे ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ रणनीति में जापान और दक्षिण कोरिया अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी हैं। हालांकि ट्रंप ने इसकी परवाह न करते हुए चीन के अलावा दक्षिण कोरिया पर भी टैरिफों की बरसात की है। इससे जापान और दक्षिण कोरिया परेशान है और व्यापार के लिए नए सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि तीनों देशों के व्यापार मंत्रियों ने क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया, जापान, चीन मुक्त व्यापार समझौते पर एक बार फिर से बातचीत करने की पेशकश करी है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का जिक्र करते हुए दक्षिण कोरियाई व्यापार मंत्री आंग ड्यूक ग्यून ने कहा है कि RCEP के कार्यान्वयन को मजबूत करना जरूरी है, जिसमें तीनों देशों ने भाग लिया और कोरिया, चीन, जापान FTA वार्ता के माध्यम से तीनों देशों के बीच व्यापार सहयोग का विस्तार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना जरूरी है। मंत्रियों ने बुधवार को ट्रंप की घोषणा से पहले मुलाकात की, जिसे वो मुक्ति दिवस कहते हैं, क्योंकि वे वाशिंगटन के व्यापारिक साझेदारी को खत्म कर रहे हैं। सियोल, बीजिंग, टोक्यो अमेरिका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। हालांकि ये क्षेत्रीय विवादों और जापान द्वारा बर्बाद हो चुके फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपशिष्ट जल छोड़ने सहित कई मुद्दों पर आपस में ही उलझे हुए हैं। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ने साल 2012 में त्रिपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू की है, लेकिन इस पर पर्याप्त प्रगति नहीं की है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% आयात शुल्क की घोषणा की। एक ऐसा कदम है जो कंपनियों विशेष रूप से एशियाई वाहन निर्माताओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जो अमेरिका के सबसे बड़े वाहन निर्यातकों में से एक हैं। S&P आंकड़ों के अनुसार मेक्सिको के बाद दक्षिण कोरिया अमेरिका को वाहनों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद जापान है। मंत्रियों ने जापान में अपनी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने पर सहमति भी व्यक्त की है। अब ये एक बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। अमेरिका को जब ये सारी चीजें समझ में आई तो अमेरिका ने भी मीटिंग करना शुरू किया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने घोषणा किया कि जापान में अमेरिकी सैन्य कमांड को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि चीन की आक्रामकता को रोका जाए। ये कदम दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसको ऐसे समझते हैं, एक ऐतिहासिक उदाहरण के साथ 30 मार्च 2025 को टोक्यो में जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ बैठक में हेगसेथ ने कहा कि जापान कम्युनिस्ट चीनी सैन्य आक्रामकता को रोकने में हमारा अपरिहार्य साझेदार है। उन्होंने जापान को इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा का आधार बताया और इस अपग्रेड को योद्धा भावना से प्रेरित एक कदम करार दिया। इस योजना में अमेरिकी सैन्य कमांड को एक संयुक्त युद्ध मुख्यालय में बदलना शामिल है, जो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के साथ बेहतर समन्वय करेगा। इसके साथ ही दोनों देश एमरैम और SM-6 मिसाइल के संयुक्त उत्पादन को तेज करने में सहमत हुए हैं ताकि हथियारों की कमी को दूर किया जा सके। हेगसेथ ने जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों तक अधिक पहुंच की मांग की है
है जो ताइवान के करीब और पूर्वी सागर के विवादित क्षेत्र के आसपास है। ये कदम चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों, खासकर ताइवान स्ट्रेट में जवाब के तौर पर उठाया गया है। एक ऐतिहासिक उदाहरण के लिए हम कोरियाई युद्ध को देख सकते हैं जो 1950 में शुरू हुआ था। उस समय अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उत्तरी कोरिया और उसके समर्थक चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में जापान ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में काम किया था, हालांकि वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जापान ने अपनी अमेरिकी निर्मित संविधान के तहत युद्ध की घोषणा करने का अधिकार छोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका ने जापान में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया। योकोसुका, ओकिनावा जैसे ठिकानों से अमेरिकी सेना ने कोरिया में सैन्य अभियानों को समर्थन दिया। उस समय जापान में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जैसा कि आज भी है, और यहाँ से विमान, जहाज और रसद सहायता कोरियाई प्रायद्वीप पहुंचाई गई। ये एक ऐसा दौर था जब अमेरिका ने ठंडे युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट शक्तियों को रोकने के लिए जापान को अपने प्रमुख सहयोगी के रूप में देखा। उस समय भी अमेरिकी कमांड को जापान में मजबूत किया गया था ताकि क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। 1950 के कोरियाई युद्ध की तरह साल 2025 में भी जापान एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरा, लेकिन संदर्भ अलग है। उस समय ये शीत युद्ध और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में सीधा संघर्ष था, जबकि आज ये चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा और ताइवान के आसपास तनाव को रोकने के लिए है। अब जहां इस तरीके से चल रहा है, ऐसे में देखने को मिल रहा है कि चाइना ने ये एक ट्वीट किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को, जिस ट्वीट में इन्होंने ये कहा कि भारत की जीडीपी बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रही है और भारत के जीडीपी की प्रशंसा की। इसे देखकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत चीनी भाई भाई का नारा 1950 के दशक में लोकप्रिय हुआ था, जब भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 5 सिद्धांतों पर आधारित था: शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। उस समय जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता झाओ एनलाई ने इस नारे की दोस्ती और सहयोग के प्रतीक के रूप में बढ़ावा दिया था। हालांकि ये भाईचारा ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। 1962 में भारत चीन युद्ध ने इस रिश्ते को तोड़ दिया, जब सीमा विवाद, विशेष रूप से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों को युद्ध के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। इस संघर्ष ने भाई भाई की भावना को गहरा आघात पहुंचाया और लंबे समय तक दोनों देशों के बीच में अविश्वास बना रहा है। पर अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना चाह रहा है जिस तरीके से जापान और दक्षिण कोरिया ये दोनों साथ आ रहे हैं, वैसे ही भारत भी साथ आने लगे। और अगर भारत साथ आ जाएगा तो इनकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी आर्थिक तौर पर, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और बाजार होने की वजह से इनको अच्छे खासे लाभ भी मिलेंगे। इसीलिए माना जा रहा है कि अभी ये भारत को लेकर पॉजिटिव चीजें बोल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी गलती अमेरिका की जरूर है। अमेरिका जिस तरह से पैसे के लिए इस वक्त कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का खेल खेल रहे हैं, ये चीजें ही अब भारी पड़ रही है अमेरिका को, और इस वजह से उसके देश धीरे धीरे चाइना के पक्ष में होते हुए दिख रहे हैं। वैसे अगर ऐसा सीन होता है तो अमेरिका विश्वास खो देगा, और अगर विश्वास खो देता है तो अमेरिका के लिए भविष्य में बहुत दिक्कत हो जाएगी इस क्षेत्र में वापस लौटने में। वैसे आपको बता दूं, यहाँ चाइना ने अपने बॉम्बर्स की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ये एक संकेत है कि साउथ चाइना सी में आप एंट्री लेने की मत सोचो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।